हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नीट 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा वरना कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको यूट्यूब पर कोई भी इस तरीके से इतनी डिटेल में जाकर अच्छे से बताने वाला नहीं है। किसी को पूरी जानकारी नहीं होती, ना जाने क्या क्या वीडियो में बताते रहते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा एज की, कि एज लिमिट क्या है। तो देखिए दो तरीके की एज यहाँ पर होती है। सबसे पहले आपकी आती है लोअर एज। तो जो लिमिट लगी हुई है ना वो लोअर में है, अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं। अपर एज लिमिट का मतलब ये कि आपकी उम्र चाहे 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितने भी बड़े आप हो, कोई भी उम्र आपकी हो, अपर एज लिमिट नहीं है। जो एज लिमिट है वो है मिनिमम एज। मिनिमम एज का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार नीट में अगर बैठने जा रहे हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम होनी चाहिए 17 साल। अब ये 17 साल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, डेट और मंथ सबको यहाँ पर मिलाने लगते हैं कि 17 साल कहाँ पर हो रहे हैं हमारे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो 17 साल का होना है वो यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाए। या फिर दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपकी जन्म हुआ है यहाँ पर 2008 से पहले, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2008 आ रहा है, महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2025 में 17 साल के हो जाएंगे, आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2009, 2010, 2011 इस तरीके की डेट अगर आती है तो आप नीट का एग्जाम 25 में तो नहीं दे सकते, आप 26, 27, 28 में आगे चल के दे सकते हैं। इसके पहले अगर अब बच्चे कहेंगे 2008 ही आना चाहिए क्या, 7, 6, 5 आ रहा तो नहीं दे सकते। वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। 2007 में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 25 में 17 नहीं 18 साल के होंगे। उसी तरीके से 19 साल के होंगे 6 वाले, 5 वाले जो है वो 20 साल के हो जाएंगे। कहने का मतलब अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। तो जो लोअर एज लिमिट है वो 17 साल है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है वो आपकी डेट या मंथ नहीं होते, वो ईयर आपकी होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर लिखी हुई है ना, उससे आपको काउंट करना है कि आप 25 में 17 साल के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी में आपका आता है इंपॉर्टेंट चीज, वो है कि कौन कौन यहाँ पर नीट एग्जाम को दे सकता है। तो ये 12th पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 10th भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, लेकिन मैं बताऊं 10th में क्या सब्जेक्ट आपके पास है वो मायने नहीं रखते। 10th के मार्क्स या परसेंटेज आपकी मायने नहीं रखती, लेकिन 10th के मार्क्स जो होते हैं वो नीट फॉर्म में आपके जरूर भरे जाते हैं। परसेंटेज चाहे कोई भी हो इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज आपकी 12th की इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है आगे चल के बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 12th अगर आप इसी साल देने जा रहे हैं 2024 या 25 में अपियरिंग अगर है, आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ भी आप नीट दे सकते हैं। या फिर आप 12th पास आउट हैं तब भी आप नीट दे सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है कि 12th में आपके सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। तो आपके जो 12th में सब्जेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई 3। एक और होता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ 3 सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके मार्क्स भी देखे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ये 50% जो मार्क्स हैं वो आपके एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, मतलब इन तीनों को मिलाकर आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। और अच्छे से समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा कि मान लो अगर फिजिक्स का पेपर आपका टोटल 100 नंबर का है तो 100 में से कितने नंबर आपके आने चाहिए, 50 नंबर आने चाहिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपके कितने होने चाहिए, 50 नंबर होने चाहिए। उसी तरीके से बायो में भी आपके कितने होने चाहिए, 50 नंबर होने चाहिए। तो 50-50 अगर तीनों को मिला दो तो आपका टोटल स्कोर क्या हो गया, 300। और आपके नंबर कितने हो जाएंगे उसमें से, फिर 150। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 50% आपका हो गया। तो इस तरीके से आपके तीनों को मिलाकर जो टोटल बन रहा है वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का 50% होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो टोटल जो है सारे सब्जेक्ट 500 या 600 नंबर जो भी आपका होता हो उसका 50% मानने लगते हैं। नहीं, इन तीनों सब्जेक्ट का एग्रीगेट मार्क्स इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के 50% के बराबर होना चाहिए। वहीं अगर आप SC, ST और OBC से हैं तो यहाँ पर चाहे SC, ST, OBC नॉर्मल हो या इन्हीं के PWD हो, तो आपको चाहिए होते हैं यहाँ पर 40% मार्क्स। 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। सेम वही क्राइटेरिया है
एग्रीगेट 40% होने चाहिए। अगर आप PWD हैं किसके, जनरल और EWS के, तो यहाँ पर 45% और ये भी आपके एग्रीगेट ही होते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है, देखिए, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, सारे बच्चों का मैं रिप्लाई देता हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने अच्छे तरीके से कोई बताता नहीं है। अब बात आती है कि क्या सर PCM वाले दे सकते हैं? देखिए, PCM वाले दे सकते हैं, अगर केवल PCM है तो आप नहीं दे सकते। PCM के साथ अगर आपने बायो है, आपके पास भले ही एडिशनल हो, तो आप जो है नीट के लिए एलिजिबल हैं। अब नीट में एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता चलूं जो कि कोई नहीं बताता है, कि देखिए नीट में आपका जो एडमिशन होता है वो MBBS, ठीक है भाई, BDS, BAMS, BHMS और BUMS। एक और डॉक्टर डिग्री है आपकी BBSc एंड AH। अगर इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट देना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2 जो है आपका वो ये है कि केवल मैथ अगर आपके पास है तब आप इन डिग्रियों को नहीं कर सकते। मैथ मतलब बायो होना कंपलसरी है, या तो पूरा आपके पास PCB हो, और अगर PCB नहीं है, अगर आपके पास PCM है, तो आपको एडिशनल बायोलॉजी के साथ भी 12th करना पड़ेगा। बायो जरूर होनी चाहिए, भले से एडिशनल हो, तब आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप मैथ से हैं, वापस से 12th बायो से नहीं करना चाहते, तो एक डिग्री आपको बता रहा हूं जो है आपकी BNYS। ये डिग्री अगर आप मैथ से हैं तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसका तरीका, उसकी प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको भरिए और BNYS के बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि बिना 12th में बायो लिए, बिना नीट का एग्जाम लिए कैसे हम इस कोर्स को करके डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी टीम हमारी बता देगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है बच्चों का वो होता है कि भाई NIOS वाले दे सकते हैं नीट एग्जाम या ओपन स्कूल वाले दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। इस पर कोर्ट केस चल रहा था, फैसला ऑलरेडी आ चुका है, एज लिमिट पर भी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये दे सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो अब आपके लिए टेंशन वाली बात ही नहीं है। अटेम्प्ट लिमिट अभी कोई है नहीं, ना एज लिमिट है और ना ही अटेम्प्ट लिमिट है। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई वो थी भाई नीट 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब यहाँ पर और चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो होते हैं कि भाई जब नीट का फॉर्म आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं नीट फॉर्म को भरने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो है वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।